हेलो बच्चों। देखिए, अब स्टार्ट होने वाला पहला चैप्टर। जिन्होंने इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखी है वो इंट्रोडक्शन क्लास जरूर देखें, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, तो आज हम हिंदी का पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। और पहला चैप्टर किनके बारे में है? प्रेमचंद जी के बारे में है। मुंशी प्रेमचंद इनको भी बोला जाता है। और इनके द्वारा लिखी गई एक कहानी है, कथा है, दो बैलों की कथा। इसको हम पढ़ेंगे। ठीक, पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी, क्यों, क्या क्या लिखा गया है, किस संदर्भ में लिखा गया है, ये सारी चीजें। ठीक है, पहले हम जान लेते हैं कि मुंशी प्रेमचंद यानी प्रेमचंद कौन थे। प्रेमचंद कौन थे भाई? तो प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? 1880 में, लमही वाराणसी में। देखिए, इनका भी जन्म वाराणसी में ही हुआ है। ठीक, जो भी वाराणसी से है जरूर कमेंट करेंगे नीचे कि मैं आई एम फ्रॉम वाराणसी। ठीक, तो हमें भी देखना चाहिए कि मेजोरिटी में कौन लोग वाराणसी, तो मैं भी वाराणसी से ही हूँ। मैं तो बता देता हूँ आपसे। तो प्रेमचंद जी का जन्म कब हुआ है? 1880 में, लमही में। और उत्तर प्रदेश में हुआ, यूपी से। उनका मूल नाम क्या था? धनपत राय। उनका मूल नाम धनपत राय था। जैसे आप लोगों को आपका घर का नाम कुछ अलग होगा, मम्मी पापा कुछ पुकारते होंगे, और स्कूल में कुछ नाम अलग होगा। ठीक है, तो इनका ऑफिशियल नाम क्या था? धनपत राय था। और उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की थी। एजुकेशन डिपार्टमेंट में उन्होंने ये नौकरी करते थे। ठीक है, फिर क्या हुआ, एक असहयोग आंदोलन, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया था। तो उस असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए उन्होंने ये जो शिक्षा विभाग में नौकरी कर रहे थे उस नौकरी को छोड़ दिया। तो असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो, मतलब राइटर बन गया पूरी तरीके से। ठीक है, एक एजुकेशन डिपार्टमेंट था, सरकारी नौकरी थी इनकी, छोड़ दिया उन्होंने। फिर असहयोग आंदोलन में आ गए। असहयोग आंदोलन, गांधी जी ने अपील किया था कि असहयोग आंदोलन होना चाहिए। मैं आपको असहयोग आंदोलन बताऊंगा डिटेल में कि क्या होता है असहयोग आंदोलन। ठीक है, गांधी जी का था, क्यों स्टार्ट किया था, क्यों बंद हो गया, वो सारी चीजें पहले हम ये लाइन पूरी पढ़ेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा। तो असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी छोड़ दी, फिर राइटर बन गए। तो प्रेमचंद जी ने बहुत सारी कहानियां लिखी, बहुत सारे उपन्यास लिखे। तो प्रेमचंद जी की कहानियां जो है मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। संकलित है मतलब कि इकट्ठा किया गया है। इनकी बहुत सारी कहानियां हैं। एक बुक, उस सारी कहानियों को एक बुक में कलेक्ट करके उस बुक का नाम रख दिया गया मानसरोवर। तो मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। ठीक है, जब आप नेट पे मानसरोवर मंगाएंगे, मान लीजिए मानसरोवर बुक मंगाते हैं, तो उसमें बहुत सारी कहानियां होंगी जो केवल केवल प्रेमचंद जी की ही है। उसको इकट्ठा किया गया है, कलेक्ट किया गया है। तो उस कहानियों में कौन कौन सी कहानियां हैं? सेवा सदन है, कहानी का नाम है ये, सेवा सदन। प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि और गोदान। गोदान इनका उपन्यास था, काफी बहुत ही क्लासिक बुक है ये गोदान। आपने इंटरनेट यानी यूट्यूब पे अगर इन सब चीजों को सर्च करेंगे ना, प्रेमचंद जी के सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान के बारे में, तो आपको इस पे सीरियल बने हुए हैं, मतलब एक तरीके की पिक्चर मूवी, ये सारी चीजें बनी हुई है। तो यूट्यूब पे जैसे ही सर्च करेंगे आपको दिखाई देगा। 1 मिनट में करके आपको दिखाई देता होगा, ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए। इंटरनेट कनेक्ट कर लेते हैं एक बार, के बाद आपको दिखाते हैं। देख लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कैसे करना है ये भी आपको पता चल जाएगा। देखिए ये, अब देखिए ये यूट्यूब पे मैंने सर्च किया, तो ये मुंशी प्रेमचंद जी का गोदान वाला हिस्सा सारा चीज़ें दिखने लगा मुझे। ठीक है, बहुत सारे सीरियल बने हुए हैं इसपे। गोदान हो गया, सेवा सदन हो गया। अब देखिए मुंशी प्रेमचंद जी पे आधारित सेवा सदन आ गया। ठीक, ये सब चीज़ें यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप आराम से जाएंगे, इंटरनेट पे सर्च करेंगे, आपको दिखने लगेगा। ठीक है, ऐसे पढ़ना है, देखते हुए सीखते हुए पढ़ते चलना है, तो आपको विजुअल कर पाए, विजुलाइज भी कर पाएंगे, और जब पढ़ेंगे ये चीजें तो समझ में भी आएंगी। तो दिखाई दिया आपको? तो कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी क्या चीजें, सभी है। तो गोदान भी मिल गया, सब कुछ। तो प्रेमचंद की कहानियां जो है मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। आप मानसरोवर इंटरनेट से ऑर्डर कर देंगे कहीं से भी, अमेजोन, फ्लिपकार्ट से, तो उसमें आपको ये सारी कहानियां आपको मिल जाएंगी। गोदान उपन्यास है, ये अलग से आपको पूरी बुक ही खरीदनी पड़ेगी, उपन्यास। ठीक है, उनके उपन्यास वगैरह है उसमें। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। मतलब ये सब क्या है, एक पत्रिका है, जनरल्स है, जिसमें उन्होंने लिखा भी है और उसको एडिट भी किया है। तो यहाँ काम भी करते थे वो। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा और साहित्य में मिलती है। इसका मतलब ये है कि जहाँ वो रहे हैं और जो जो चीज़ें देखा है, ठीक, और जो राइटिंग जब वो लिखते थे, कोई भी बुक लिख दे, कोई भी उपन्यास लिखे, कहानी लिखे, तो वो कहानी उपन्यास में वो सारी चीज़ें दिखती थी, क्योंकि उन्होंने वो सारी चीज़ें अनुभव किया हुआ था। इसीलिए बोला जाता है कि जो भी
प्रेमचंद जी की जो भी कविताएं हैं या सॉरी जो भी कहानियां हैं, जो भी उपन्यास है, वो आम जीवन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उन्होंने जो चीज़ें जिया था, जिस चीज़ को महसूस किया था, वही चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपने अगर मुंशी प्रेमचंद जी का ये सारी किताबें पढ़ ली, तो आपने मुंशी प्रेमचंद जी को पढ़ लिया, उनका जीवन देख लिया, ऐसा बोला जाता है। ठीक है। किसान, मजदूर, दलित, स्त्री और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय थे। तो जब भी कोई राइटर कुछ लिखता है, ठीक है, तो कोई ना कोई टॉपिक चुनता है। तो प्रेमचंद जी के मेन टॉपिक कौन थे? किसान थे, मजदूर थे, दलित लोग थे, स्त्री थे, फीमेल थी, स्वाधीनता आंदोलन आदि, मतलब फ्रीडम फाइटिंग से, फ्रीडम मूवमेंट से जुड़ा हुआ इनकी रचनाएं होती थी। यानी मूल विषय, मूल टॉपिक इनका यही होता था, कोर टॉपिक। फार्मर हो गए, मजदूर हो गए, दलित हो गए, ये सब इनके मूल टॉपिक होते थे, क्योंकि प्रेमचंद जी गांव से थे। ठीक, गांव गांव के रहने वाले थे, और गांव में ये सारी चीजें देखते थे, तो उनका मूल टॉपिक यही होना ही था। ठीक, और यही चीजें आपको उनकी किताबों में भी मिलेंगी, कहानियों में मिलेंगी, उपन्यास में मिलेगा। ठीक है। तो प्रेमचंद के कथा साहित्य में मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी आत्मीयता मिली है। तो केवल मनुष्य के बारे में नहीं लिखा है उन्होंने, पशु पक्षियों को आधार मान लेते हुए उन्होंने अपनी कहानियां और उपन्यास लिखे हुए हैं। और इनकी भाषा कैसी है? इनकी भाषा बहुत ही सरल है, मतलब सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं, जीवंत है। पढ़ते वक्त आपको एकदम ऐसा जीवंत होने का मतलब क्या है? पढ़ते वक्त आपको ऐसा लगता है कि आप उस परिवेश को जी रहे हैं, आपको लगता है कि आप उसी गांव में पहुंच गए। जैसे कुछ होता है ना, कुछ ऐसी फिल्में बन जाती हैं जिसको आप पढ़ देखते देखते एकदम खो जाते हैं कि मैं तो वही हूँ, अपने आप को एज्यूम करने लगते हैं कि मैं हूँ। ठीक, तो वैसे ही ये है। तो इनकी जब कहानियां पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि मैं ही हूँ, मैं ही पहुंच गया वहां पे। तो इसमें उन्होंने मुहावरेदार भाषा का इस्तेमाल किया है, सरल भाषा है, जीवंत भाषा है, मुहावरेदार भाषा है, और लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग करते हैं। मतलब लोक प्रचलित शब्दों का मतलब क्या है? जो उनके आम जीवन में प्रचलित शब्द है, गाँव की भाषा, छोटे छोटे शब्द उसमें इस्तेमाल किए। ठीक है। और उसके बाद 1936 में प्रेमचंद जी का निधन हो गया, स्वर्गवास हो गया। तो 1880 में जन्म लिया और 1936 में गुजर गए ये। ठीक, तो प्रेमचंद जी का जन्म 1880 में लमही, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था, ये याद रखिएगा। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की थी, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। प्रेमचंद जी की कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है, और सेवा सदन, प्रेमाश्रम भूमि, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास है। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उसके कथा साहित्य में मिलती है। किसान, मजदूर, दलित, स्त्री और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय है। प्रेमचंद के कथा साहित्य में मनुष्य नहीं, पशु पक्षियों को भी आत्मीयता मिली है। उनकी भाषा सरल, जीवंत एवं मुहावरेदार है, और लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग उन्होंने कुशलतापूर्वक किया है। और सन 1936 में 1936 में प्रेमचंद जी का निधन हो गया। यही हमने समझा। अब इसको मैं आपको एक और अच्छे से समझाता हूँ, और अच्छे से मतलब बहुत और डिटेल में। ठीक है, अब आपको असहयोग आंदोलन भी तो समझना होगा ना, कि असहयोग आंदोलन क्यों हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, सारी चीज़ें, वो चीज़ें भी समझनी है। यही हम देख रहे थे मुंशी प्रेमचंद जी को। चैप्टर 1 है, दो बैलों की कथा। तो ये चीज़ें क्या थी? ये इंट्रोडक्शन था प्रेमचंद जी के बारे में, कि प्रेमचंद जी कैसे थे, क्या क्या करते थे। ठीक, प्रेमचंद जी कौन थे? हिंदी और उर्दू के बहुत बड़े लेखक थे, राइटर थे। उन्हें उपन्यास का सम्राट कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने समाज की सच्चाई को अपने कहानियों में दिखाया था, जो जो चीज़ें हो रही थी। और उनका जन्म 1880 में लमही, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। असली नाम धनपत राय था। उन्होंने नौकरी क्यों छोड़ी थी? प्रेमचंद पहले शिक्षा विभाग में नौकरी करते थे, लेकिन जब असहयोग आंदोलन चला, तब उन्होंने देश के लिए नौकरी छोड़ दी और पूरा ध्यान लेखन पर लगा दिया। अभी मैं आपको बताऊंगा कि असहयोग आंदोलन क्या था, कैसे था, सारी चीजें। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, जैसे कोई व्यक्ति अच्छी नौकरी छोड़कर समाज की समस्याओं को लोगों तक पहुंचाने का काम करे, वैसे ही प्रेमचंद जी ने भी किया। प्रेमचंद जी क्या लिखते थे? उन्होंने गांव, गरीबी, किसान, मजदूर, महिलाओं और दलितों की परेशानियों को अपनी कहानियों में दिखाया। उदाहरण के लिए किसान की गरीबी, मजदूर की मेहनत, महिलाओं की समस्या, समाज में जो भेदभाव फैले हुए हैं। ठीक, उनकी कहानियां बिल्कुल असली जीवन जैसी लगती है, तो इनके बारे में उन्होंने दिखाया। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं कौन सी हैं? उन्होंने कई उपन्यास लिखे हैं। गोदान लिखा है, गमन लिखा है, निर्मला लिखा है, कर्मभूमि लिखा है, रंगभूमि लिखा है, कायाकल्प लिखा है। ये सब उनके उपन्यास है। और इनकी भाषा कैसी थी? मैंने बताया, सरल थी, बोलचाल वाली भाषा थी, जैसे आप हम बात करते हैं, और आसानी से समझने वाली भाषा थी। उन्होंने कठिन शब्दों का इस्तेमाल ही नहीं किया है, बल्कि आम लोगों की भाषा का प्रयोग किया है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर कोई किसान बोल रहा है, तो उसकी भाषा, उसकी जो भाषा होगी गाँव की,
गाँव वाली भाषा इस्तेमाल किया है। इससे जो पढ़ने वाले लोग होते हैं, रीडर होते हैं, जैसे हम कहानी पढ़ रहे हैं तो कहानी असली लगती है। जैसे किसान गाँव में कैसे भाषा का इस्तेमाल करता है, मान लीजिए कुछ भोजपुरी बोल रहा है, तो भोजपुरी में लिखेंगे, ठीक है? ताकि सारी चीज़ें समझ में आए। उसकी भाषा में लिखेंगे, ताकि हम उस कहानी में उतर पाएँ। समझ में आया? तो उनकी कहानियों की खास बात क्या है कि प्रेमचंद जी जो है सिर्फ़ इंसानों की नहीं, पशु-पक्षियों की भावनाएँ भी दिखाते हैं। इसीलिए ये जो लाइन लिखी है कि प्रेमचंद जी सिर्फ़ इंसानों की नहीं, पशु-पक्षियों की भावनाएँ दिखाते हैं। ये 2 बैलों की कथा, उनकी कहानी है 2 बैलों की कथा में बैलों की दोस्ती और भावनाओं को बहुत सुंदर तरीके से बताया है। आप अभी देखेंगे, हम पढ़ेंगे 2 बैलों की कथा पूरा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उन्होंने केवल इंसानों की नहीं और पशु-पक्षियों की भी भावनाओं को दिखाया है। ठीक है? तो कन्क्लूज़न क्या है कि प्रेमचंद ऐसे लेखक थे जिन्होंने समाज की सच्चाई दिखाई, गरीबों और किसानों की आवाज़ उठाई और आसान भाषा में लोगों के दिल की बात लिखी। इसलिए आज भी उन्हें हिंदी साहित्य का महान लेखक माना जाता है। आज भी आप देखेंगे तो प्रेमचंद जी को बहुत ही सम्मान मिलता है, उनकी किताबें लोग पढ़ते हैं और ये आईएएस इसीलिए आपके देखेंगे ना, आपके सिलेबस में भी है, 9th के सिलेबस में, आपके सिलेबस में ही तो प्रेमचंद जी आ गए ना, अभी तक पढ़ाया जा रहा है। और आपको यकीन मानिए, आईएएस जो मैं आईएएस को भी मैं पढ़ाता हूँ, आईएएस की क्लासेस भी लेता हूँ, तो वहाँ पे भी प्रेमचंद जी के बारे में हिंदी लिटरेचर में प्रेमचंद जी के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है। ठीक है? अगर आपको मन होगा जब सिविल सर्विसेज़ करने का, आईएएस बनने का, उसमें भी आप देखेंगे तो आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा। समझ में आया? असहयोग आंदोलन क्या था? अभी अभी हमने बात की थी ना, प्रेमचंद जी शिक्षा विभाग में काम कर रहे थे, फिर असहयोग आंदोलन हुआ जिसकी वजह से छोड़ दिया गया। उन्होंने नौकरी छोड़ दी। तो क्यों ये असहयोग आंदोलन क्या था? इसको देखते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। असहयोग आंदोलन भारत की आज़ादी के लिए चलाया गया एक आंदोलन था। ठीक है? याद रखिए। भारत की आज़ादी के लिए चलाया गया एक बहुत बड़ा आंदोलन था और जिसकी शुरुआत 1920 में महात्मा गांधी ने की। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है? फ्री में मिल जाएगा और टेलीग्राम, आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक जॉइन कर लीजिएगा, वहाँ पे सारे पीडीएफ जाते रहेंगे। ठीक है? आपको मिल जाएगा, ढूँढने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। वीडियो होगा, वीडियो के थंबनेल लगा होगा, उसी के नीचे पीडीएफ होगा। ठीक है? तो असहयोग आंदोलन क्या था? देश आज़ाद नहीं था हमारा, देश की आज़ादी के लिए चलाया गया एक बहुत बड़ा आंदोलन था, मूवमेंट था और 1920 में महात्मा गांधी जी ने इनको स्टार्ट किया था। असहयोग का मतलब क्या होता है? असहयोग। नॉन कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है? असहयोग का मतलब होता है कि सहयोग ना करना, हेल्प ना करना, किसी का हेल्प ना करना, असहयोग होता है। तो यहाँ पे असहयोग आंदोलन का क्या मतलब है? यहाँ मतलब ये है कि अंग्रेजी सरकार का साथ नहीं देंगे हम। अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया था, तो हम अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे। ठीक है? हम साफ-साफ बोल रहे हैं कि असहयोग आंदोलन, हम अंग्रेजों का साथ ही नहीं देंगे। तो गांधी जी का मानना क्या था कि अगर भारतीय लोग अंग्रेजों का साथ देना बंद कर देंगे तो लोग अंग्रेज कमज़ोर हो जाएँगे। अगर हम किसी का साथ ना दें, तो कमज़ोर हो जाएँगे। ठीक है? ऐसे। इसीलिए असहयोग आंदोलन चालू किया गया। तो क्यों शुरू किया गया था? इसका मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण ये था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। जलियांवाला बाग सुना ही होगा। हुआ क्या था कि 1919 में अंग्रेज़ों ने अमृतसर में शांत लोगों पर गोलियाँ चला दी थी, जिससे पूरे देश में गुस्सा फैल गया। मतलब एक जगह थी जलियांवाला बाग, वहीं पे लोग इकट्ठा हुए थे प्रोटेस्ट करने के लिए। प्रोटेस्ट कर रहे थे, अंग्रेज़ आए, चारों तरफ से बंद किया उनको, ठीक है? चारों तरफ से बंद कर दिया, कहीं भागने की जगह नहीं थी और एक जनरल डायर नाम का एक व्यक्ति था, उसने क्या किया, अपने सैनिकों से बोल दिया गोली चलाओ और वहाँ पे बहुतों को गोली मार दिया गया। इसी को बोला जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है? तो लोग भाग रहे थे लेकिन भागने के लिए जगह नहीं थी इनके पास। सब जगह से बंद कर दिया गया था और ये के अंदर बंद करके गोली मार दिया गया। इससे क्या हुआ, पूरे देश में गुस्सा फैल गया। इसीलिए असहयोग आंदोलन शुरू हो गया कि हम अंग्रेज़ों का साथी नहीं देंगे कभी संभव नहीं। अंग्रेज़ों का अत्याचार, दूसरा कारण क्या है? अंग्रेज़ों का अत्याचार। अंग्रेज़ जो है भारतीयों के साथ भेदभाव करते थे और उन्हें अधिकार नहीं देते। तीसरा, अधिकार नहीं देते थे किसी भी चीज़ का, जब कुछ भी करना है तो अंग्रेज़ों के से पूछ के करना है, परमिशन लेनी है हर चीज़ के लिए, तो अधिकार नहीं देते थे। खिलाफत आंदोलन, मुस्लिम समुदाय भी अंग्रेज़ों से नाराज़ था, तो गांधी जी ने हिंदू-मुस्लिम एकता के लिए इसका समर्थन किया। ठीक है? तो बहुत सारे समुदाय हैं हमारे देश में, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई हैं, बहुत सारे। तो ये जो मुस्लिम समुदाय है, तो अंग्रेज़ों से नाराज़ था उस वक़्त। तो गांधी जी ने हिंदू-मुस्लिम एकता के लिए इसका समर्थन किया। इन्होंने भी इन सबका साथ दिया। तो खिलाफत आंदोलन जो हो रहा था उस वक़्त, तो मुस्लिम समुदाय भी अंग्रेज़ों से इस मामले में नाराज़ था। ठीक? तो क्या हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड, अंग्रेज़ों का अत्याचार और खिलाफत आंदोलन। इन सब कारणों से ये असहयोग आंदोलन शुरू हुआ और इस असहयोग आंदोलन से
जब शुरू हुआ तो प्रेमचंद जी ने क्या किया, शिक्षा विभाग छोड़ दिया, शिक्षा विभाग की नौकरी छोड़ दी, क्योंकि असहयोग आंदोलन शिक्षा विभाग में सरकारी नौकरी थी, तो इसका मतलब क्या है, सरकार किसकी थी, अंग्रेजों की थी, तो अंग्रेजों के यहाँ सरकारी नौकरी कर रहे थे प्रेमचंद जी। तो क्या जब ये असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो प्रेमचंद जी ने क्या किया, नौकरी छोड़ दी वहाँ से, क्योंकि असहयोग करना था, सहयोग नहीं देना था, तो उन्होंने नौकरी छोड़ दी। और ये अपील की गई थी असहयोग आंदोलन में कि आपको नौकरी छोड़ देना है, वकालत छोड़ देना है, सरकार की मदद ही नहीं करनी किसी भी सूरत में। तो प्रेमचंद जी ने उसमें अपना रोल प्ले किया और फिर लेखन कार्य में आ गए, लिखने लगे, ठीक है, जागरूक करने लगे। तो असहयोग आंदोलन में लोगों ने क्या किया, भारतीयों ने अंग्रेजों का सहयोग करना बंद कर दिया। एग्जाम्पल के लिए, नौकरी छोड़ दी, सरकारी नौकरी छोड़ दी, अंग्रेजी स्कूल और कॉलेज छोड़ दिए गए, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया, अदालतों का उपयोग कम किया गया और स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग शुरू किया गया, अपने बनाई हुई चीजें इस्तेमाल करने लगे, खादी उदी पहनने लगे, गांधी टोपी पहनते थे लोग, ठीक है। ये अपील की गई, इसी अपील के कारण ये देखिए सरकारी नौकरी छोड़ दी, और सरकारी नौकरी छोड़ना था, तो प्रेमचंद जी ने भी छोड़ दिया, ठीक। एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए को स्कूल में कोई मॉनिटर बच्चों के साथ गलत व्यवहार करता है, ठीक है, मान लीजिए आपके स्कूल में पढ़ते होंगे तो कोई मॉनिटर होगा आपका, गलत व्यवहार करता होगा। तो मान लीजिए कि कोई मॉनिटर गलत व्यवहार कर रहा है, तो अगर पूरी क्लास उसका साथ देना बंद कर दे, उससे बात ना करे, उसके नियम ना माने, तो उसकी ताकत कम हो जाएगी। ठीक वैसे ही भारतीयों ने अंग्रेजों का सहयोग बंद कर दिया। समझ में आया? ये था असहयोग आंदोलन। अब प्रेमचंद जी ने नौकरी क्यों छोड़ी, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी भी इस आंदोलन से प्रभावित थे। उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी ताकि वे देश और समाज के लिए काम कर सके, ठीक। अब एक समय के बाद ये आंदोलन बंद हो गया, असहयोग आंदोलन। अब क्यों बंद हुआ, क्योंकि 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया। तो चौरी चौरा इंसिडेंट में कुछ लोगों ने कहा है, गुस्से में पुलिस थाने को जला दिया और पुलिस लोग कर्मी मारे गए। तो गांधी जी हिंसा के खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। देखिए, असहयोग आंदोलन में क्या था, सहयोग नहीं करना था और अहिंसक रूप से सारी चीजें करनी थी। अब कुछ लोग, क्या हो रहा था, चौरी चौरा एक नाम का जगह था, वहां पे लोग अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, कुछ पुलिस वालों ने गोली चला दी थी, ठीक। और उससे भीड़ गुस्से में आ गई, तो भीड़ गुस्से में आके क्या करे, पुलिस वालों को ही मार दिया और पुलिस थाना जला दिया, पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, बहुत लोग मर गए। तो गांधी जी जो है, उन्होंने इस मूवमेंट को, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, कहा कि नहीं, हमारा आंदोलन जो है अहिंसक था, लेकिन आपने क्या किया, हिंसा कर दिया, अब हम वापस लेंगे। तो गांधी जी ने क्या किया, अब आंदोलन वापस ले लिया। लेकिन असहयोग आंदोलन का महत्व क्या था? देखिए, असहयोग आंदोलन का महत्व ये था कि पहली बार करोड़ों भारतीय जो है एक साथ जुड़े, लोगों में देशभक्ति बढ़ी, अंग्रेजों के खिलाफ जनता मजबूत हुई और भारत की आज़ादी की लड़ाई और तेज हो गई, ठीक है। तो एक लाइन में याद रखने वाली बात क्या है कि अंग्रेजों का साथ छोड़कर शांतिपूर्ण तरीके से आज़ादी की लड़ाई लड़ना ही असहयोग आंदोलन था। तो असहयोग आंदोलन क्या था, भारत अंग्रेजों का साथ छोड़कर शांतिपूर्ण तरीके से आज़ादी, फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़ना ही असहयोग आंदोलन था, ठीक है। तो आपको अब पता चल गया कि असहयोग आंदोलन क्या था, असहयोग आंदोलन की वजह से प्रेमचंद जी ने नौकरी क्यों छोड़ी और कैसे वो लेखन कार्य में आ गए, और लेखन कार्य में आने के बाद उन्होंने क्या क्या लिखा, ठीक है। तो ये थे प्रेमचंद जी, और वाराणसी थे। आपको पता चल गया। अब हम पढ़ेंगे कि प्रेमचंद जी ने लिखा है दो बैलों की कथा। अब बहुत ही जबरदस्त चीज लिखा है। अब देखिए, यहाँ पे दो बैलों की कथा के बारे में थोड़ा डिटेलिंग दी गई है, इसके बारे में देख लीजिए, पढ़ते हैं पहले फिर इसको समझेंगे। दो बैलों की कथा में प्रेमचंद ने किसानों के जीवन और पशुओं के साथ उनके भावनात्मक संबंधों का मार्मिक ढंग से दिखाया है। इसी कहानी में उन्होंने यह भी बताया कि स्वतंत्रता सहज ही नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी स्वतंत्रता आंदोलन की भावना से जुड़ी है। प्रेमचंद ने इसमें पंचतंत्र और हितोपदेश जैसी कहानियों की परंपरा को अपनाया है और आगे बढ़ाया है। देखिए, अभी जो हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं, दो बैलों की कथा, तो दो बैलों की कथा में केवल दो बैलों की कथा नहीं चल रही है, कहानी उसके बारे में तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन तुलनात्मक रूप से वो आज़ादी की कहानी भी बताई जाएगी कि आज़ादी कैसे मिलती है। आज़ादी हमें आसानी से नहीं मिलती, ठीक है ना। तो हमारे जो फ्रीडम हमें जो मिली है, हमारा भारत देश आज़ाद हुआ है, तो उसकी भी कहानी पैरेलल रूप से, परोक्ष रूप से चलेगी, मतलब डायरेक्ट नहीं चलेगी, इनडायरेक्टली आप उससे रिलेट करेंगे तो चलेगी, ठीक है। मतलब दो बैलों की कहानी को प्रतीकात्मक रूप में, संदेश के रूप में लेंगे, इनकी कहानी को अपने भारतीय फ्रीडम, जो हमारे भारत देश आज़ाद हुआ है उसकी कहानी से रिलेट करेगा, कि दो बैलों की कथा से रिलेट करता चला जाएगा कि इनका जो स्ट्रगल है वही भारतीयों का स्ट्रगल है, भारतीयों का स्ट्रगल है अपने देश को आजाद कराने के लिए। समझ में आया? अब हम इसको समझते हैं, जो ये लिखा हुआ है लाइन, दो बैलों की कथा में प्रेमचंद जी ने किसानों के जीवन और पशुओं के साथ उनके भावनात्मक संबंधों को मार्मिक ढंग से दिखाया है। इसको समझेंगे। देखिए, दो बैलों की कथा क्या है, मतलब क्या है इसका। इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद जी ने किसानों और उनके
उनके पशुओं यानी बैलों के बीच प्यार और भावनाओं को दिखाया। कहानी क्या बताएगी? कहानी ये बताती है कि जानवर भी इंसान की तरह भावनाएं रखते हैं। आज़ादी और सम्मान हर किसी को चाहिए। स्वतंत्रता आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। ठीक। और कहानी का मुख्य संदेश क्या होगा कि बैल सिर्फ जानवर नहीं है। कहानी के बैल अपने मालिक से प्यार करते हैं और दुख को समझते हैं। उदाहरण के लिए, आपका कोई पालतू जानवर आपको पहचानता है और आपके पास आ जाता है। वैसे ही कहानी के बैल भी अपने मालिक से जुड़ाव रखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई डॉगी है, आपने खूब उसको पाला पोसा खिलाया पिलाया, अब आपको घर वालों ने किसी ने कह दिया कि इसको जाके बाहर छोड़ाओ, हमें पसंद नहीं है। अब आपका जुड़ाव उससे है, उस जानवर का जुड़ाव आपसे है। आप उसको कहीं बाहर जाके पालतू जानवर जो डॉगी है उसको छोड़ भी देंगे ना, तो वो आपको याद करेगा और किसी भी तरीके से भाग के घर पे वापस आने की कोशिश करेगा। ठीक है, रिलेट कर पा रहे हैं? तो वही बताएगा कि जानवर सिर्फ जानवर नहीं है। दूसरा है आज़ादी के लिए संघर्ष ज़रूरी है। कहानी में बैल जो है बंधन पसंद नहीं करते। वे मेहनत और दर्द सहते हैं लेकिन स्वतंत्र होना चाहते हैं। ठीक है? जैसे मान मान लीजिए बैल बंधन पसंद नहीं करते, तो यहाँ बैल को मान लीजिए नागरिक, भारत के नागरिक, ठीक है ना? भारत के नागरिक जो है गुलाम रहना पसंद नहीं करना चाहते, वो आज़ाद होना चाहते हैं। ठीक है? तो वो मेहनत और दर्द सहते हैं लेकिन स्वतंत्रता चाहते हैं। मतलब भारतीय मेहनती हैं, दर्द भी सह रहे हैं लेकिन स्वतंत्रता चाहते हैं। तो ये प्रतीकात्मक रूप से बैलों का आधार लेके उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के बारे में बताया है। तो कहानी में बैल सॉरी, कहानी में बैल बंधन पसंद नहीं करते, वो मेहनत और दर्द सहते हैं लेकिन स्वतंत्रता चाहते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी बच्चे को हमेशा कमरे में बंद रखा जाए तो बाहर खेलने की आज़ादी चाहे। ठीक वैसे ही बैल भी स्वतंत्रता चाहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई एक बच्चा है, उसको कमरे के अंदर बंद कर दिया है और वो तड़पड़ेगा कि बाहर जाके खेले कूदे। ठीक है, वैसे ही बैल। अब ये स्वतंत्रता आंदोलन से संबंध कैसे है इसका? लेखक ने सीधे सीधे अंग्रेजों का नाम नहीं लिया है, लेकिन कहानी के माध्यम से यह समझाया कि जैसे बैल बंधन से मुक्त होना चाहते थे, वैसे ही भारतीय लोग अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद होना चाहते थे। ठीक है, इसलिए कहानी कहीं ना कहीं इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट की भावना से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो दो बैलों की कथा जो अभी हम पढ़ने वाले हैं वो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट से भी जुड़ी हुई है, उसकी भावना इसमें है, ये ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे वर्ड क्या आया? पंचतंत्र और हितोपदेश के परंपरा को आगे बढ़ाया है, ये वर्ड आया था, यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या लिखा था कि प्रेमचंद जी ने पंचतंत्र और हितोपदेश जैसी कहानियों की परंपरा को अपनाया और आगे बढ़ाया। तो इसका मतलब क्या है? पंचतंत्र और हितोपदेश क्या है? पंचतंत्र और हितोपदेश इन दोनों पुस्तकों में जानवरों के माध्यम से सीख दी गई है। मतलब ये जो हितोपदेश है, पंचतंत्र की जो कहानियां हैं, इसमें जानवरों के माध्यम से आपको सीख दी जाती है। मतलब जब ये हितोपदेश या पंचतंत्र पढ़ेंगे तो उसमें जानवरों को माध्यम बनाया गया, उसमें जानवरों का उल्लेख आएगा और उसके माध्यम से सीख दी जाती है। ठीक है, तो ये जो दो बैलों की कथा है, प्रेमचंद जी ने भी उसी तरह बैलों को पात्र बनाकर समाज और स्वतंत्रता का संदेश दिया। समझ में आया? इसीलिए बोला जा रहा है कि पंचतंत्र और हितोपदेश परंपरा को अपनाया है और उसको आगे बढ़ाया है, क्योंकि इसमें भी बैलों के बारे में है, क्योंकि पशु जानवर है, मतलब जानवरों को ही लिया है, फिर इसके माध्यम से सीख दे रहे हैं। ठीक। एक लाइन में क्या याद रखना है कि दो बैलों की कथा हमें क्या सिखाएगी? हमें सिखाती है कि जानवरों में भी भावनाएं होती हैं और आज़ादी पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। समझ में आ गया? अब हमारी कहानी शुरू होने वाली है। कौन सी? दो बैलों की कथा। ठीक है, अब हम दो बैलों की कथा पढ़ने जा रहे हैं एक एक करके। अच्छे से पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, चिंता की बात नहीं है, और समझते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, तो दो बैलों की कथा पढ़ते हैं अब। देखिए, पहले मैं ये पूरा पढ़ूंगा एक बार, ठीक है, फिर उसके बाद मैं नीचे ये देखिए समझाना, सारा अर्थ लिखा हुआ है उसको समझाऊंगा एक एक करके। ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो घबराने वाली बात भी नहीं है, पीडीएफ भी आसानी से मिलेगा, तो चिंता की बात यहाँ पे भी नहीं है। एक सेकंड में ड्रॉ ले लो, उसके बाद देखिए, लिखा है कि जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। ठीक है, आप आपस में करते होंगे ना कि गधा आदमी है, गधा आदमी है, किसी को भी कुछ बोलना होता है तो गधा बोल देते हैं, ये गधा आदमी है, बेकार आदमी है, ऐसा बोलते हैं। तो वही उपमा ली गई है यहाँ पे। उपमा क्या ली गई है? मतलब तुलना किया गया है। जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। जब हम किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कह देते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सिंग मारती है, ब्याही हुई गाय तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है।
कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को भी कभी क्रोध करते नहीं सुना, न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया छाया भी नहीं दिखाई देगी। वैशाख में चाहे एकाध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने भी गुण हैं, वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, और आदमी उसे बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, चार पैसे को समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़ कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, चार बातें सुनाकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम फिर भी बदनाम है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उससे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। लेकिन गधा एक छोटा भाई और भी है लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है, जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधा शब्द का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। अब हम इसका पूरा मतलब समझते हैं। ठीक है, बहुत सारी तुलनाएं उपमाएं की गई है। तो दो बैलों की कथा की कहानी शुरुआत होती है। मुंशी प्रेमचंद जी ने गधे और बैल के उदाहरण से इस पैराग्राफ में क्या किया गया है। दो बैलों की कथा में मुंशी प्रेमचंद जी ने गधे और बैल के उदाहरण से इंसानों के स्वभाव, उनके स्वभाव और समाज की सोच को समझा रहे हैं कि समाज की सोच कैसी है, गंदी है, अच्छी है, कैसी है, उसके बारे में बता रहे हैं। समाज की सोच समझा रहे हैं, और इंसानों का स्वभाव कैसा होता है उसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है कि लेखक क्या कर रहे हैं, प्रेमचंद जी क्या कर रहे हैं कि लोग गधे को सबसे बेवकूफ जानवर मानते हैं, जबकि जब किसी इंसान को मूर्ख कहना होता है तो लोग उसे गधा कह देते हैं। ठीक है, मतलब गधे से डिनोट कर देते हैं कि जो तो गधा है। ठीक है, लेकिन प्रेमचंद जी क्या कह रहे हैं, उनका कहना यह है कि गधा वास्तव में बेवकूफ नहीं होता है, बल्कि बहुत ही सीधा होता है और सहनशील होता है। ठीक है, गधा चुपचाप अपना खड़ा रहता है, उसको मारते हैं पीटते हैं, कुछ बोलता नहीं है। तो गधा क्या है, बहुत सीधा और सहनशील है। ठीक है, लोग लेकिन उसको क्या समझ लेते हैं लोग कि वो बेवकूफ है। लेकिन प्रेमचंद जी यहाँ क्या दिखा रहे हैं कि प्रेमचंद जी ये बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसा है ही नहीं। गधा बहुत ही सहनशील है, जब सब कुछ सह जा रहा है तो वो सीधा और सहनशील है। वो बेवकूफ कहाँ से हो गया, बेवकूफ तो आपने कह दिया ना। तो बेवकूफ कौन है, जो लोग बोल रहे हैं, गधे को बेवकूफ बोल रहे हैं, वो खुद ही बेवकूफ है। ठीक है, भाव ये है प्रेमचंद जी का कि प्रेमचंद जी ये कह रहे हैं कि गधे का स्वभाव तो किसी ने समझा ही नहीं। गधा तो बहुत ही सहनशील और सीधा है, उसने किसी का क्या बिगाड़ा, वो तो कुछ बोल भी नहीं रहा है, वो अपने काम से काम रखता है। लेकिन लोग क्या करें, बेवकूफ है, गधा है, गधा है। ठीक है, वैसे किसी इंसान को ले लीजिए, किसी इंसान को मूर्ख कह देना, उसको बेवकूफ कह देना कि वो गधा, और उसको ये मूर्ख कहना होता है तो क्या कहते हैं, गधा है। लेकिन ऐसा है क्या। वो अपने जो इंसान इस तरीके का व्यक्ति है, जो सहनशील है, बहुत ही सीधा है, अपने काम से काम रखता है, तो वो गधा नहीं है, वो मूर्ख नहीं है। जो लोग बोल रहे हैं वही उल्टा गधा मूर्ख है, जो अपने काम से काम नहीं रखते, बल्कि दूसरों के मामले में टांग अड़ाते हैं। ठीक है, तो लेखक क्या कह रहे हैं कि गधे को लोग बेवकूफ जानवर मानते हैं, जबकि जब किसी इंसान को मूर्ख बोलना होता है तो उसे गधा कह देते हैं। लेकिन प्रेमचंद जी साफ साफ बोल क्या बता रहे हैं कि गधा रियलिटी में बेवकूफ नहीं है, वो बहुत ही सीधा और सहनशील है। तो इसमें गधे की खासियत बताई गई है। गधा क्या है, शांत रहता है, लड़ाई नहीं करता है, मार खाने पर भी गुस्सा नहीं करता है, जैसे खाना मिल जाए खा लेता है। ठीक है, तो उसके चेहरे पर हमेशा उदासी रहती है, लेकिन वो कभी शिकायत नहीं करता। तो गधे के चेहरे पर क्या है, हमेशा उदासी रहेगी, लेकिन वो कभी शिकायत नहीं करता। ठीक, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई व्यक्ति है, सबकी बातें चुपचाप सुन रहा है, झगड़ा नहीं कर रहा है, मेहनत करता रहता है, तो लोग उसे कमजोर समझ लेते हैं। ठीक वैसे ही लोग गधे को भी कमजोर और बेवकूफ समझते हैं। ठीक, एग्जाम्पल से बात समझ में आई होगी। कोई व्यक्ति है, मान लीजिए इंसान में कोई व्यक्ति है, चुपचाप अपना काम करता रहता है, झगड़ा नहीं कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो लोग समझते हैं कि बेवकूफ है, गधा है, कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो ये दिक्कत है। ठीक वैसे ही लोग गधे को भी कमजोर और बेवकूफ समझते हैं। लेकिन प्रेमचंद जी क्या कर रहे हैं वास्तव में कि गधा कमजोर नहीं है, वो सहनशील है, मेहनती है, अपना काम करना जानता है।
कुछ भी मिल जाए, किसी भी परिस्थिति में रहे, वो रह जाएगा, लेकिन शिकायत नहीं करेगा। तो लेखक लेखक जो प्रेमचंद जी है, वो क्या समझाना चाहते हैं? प्रेमचंद जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सीधा और शांत होना बेवकूफ़ी नहीं है। ठीक है? तो सीधा और शांत रहना बेवकूफ़ी नहीं है। कई बार अच्छे और सहनशील लोगों को समाज कमज़ोर समझ लेता है। तो ये दिक्कत किसकी है? समाज की है। ठीक है? सीधा और शांत होना बेवकूफ़ी नहीं है। अगर आप ऐसे हैं, तो आप बेवकूफ़ नहीं हैं। आप अपना अपने स्वभाव को जिए, जिन जैसे रहना है आप रहिए। बाहर से लोग बोल रहे हैं, तो उनकी दिक्कत है, वो लोग कमज़ोर हैं, उनकी मानसिकता खराब हुई पड़ी है। ठीक है? तो अच्छे और सहनशील लोगों को समाज जो है कमज़ोर समझ लेता है, तो ये दिक्कत समाज की है। ये प्रेमचंद जी कहना चाहते हैं, और यहीं पे एक एग्जाम्पल दिया है कि भारत और जापान का उदाहरण दिया। प्रेमचंद जी कह रहे हैं कि भारतीय लोग भी बहुत सीधे और सहनशील थे, इसलिए अंग्रेजों ने उन्हें दबाते रहे। ठीक, लेकिन जापान ने अपने साहस और ताकत से दुनिया में सम्मान पाया। ठीक है, मतलब जापान जापान ने क्या किया? पलट के जवाब दिया, खूब मारा पीटा, तो लोग उससे सम्मान देने लग गए। जबकि भारतीय लोग क्या थे? बहुत सीधे और सहनशील थे, इसलिए अंग्रेजों ने उन्हें दबा दिया। ठीक है, लेकिन ये कहना है कि भारतीय लोग बहुत ही कमजोर थे, बेवकूफ थे, ये अंग्रेज समझते होंगे ऐसा कि कि भारतीय अंग्रेज जो है कमजोर थे, बेवकूफ थे, लेकिन ऐसा थे नहीं। तो कौन थे भारतीय लोग? बहुत ही मेहनती थे। हम लोग जैसे भारतीय हैं, तो हम लोग बहुत मेहनती है, सहनशील लोग हैं। ठीक है, हम किसी का बुरा नहीं चाहते। जब हम बुरा किसी का नहीं चाहते, हम सहनशील है, मेहनती है, तो ऐसे में अंग्रेज लोग हमें बेवकूफ समझे, तो ये जो सोच है अंग्रेजों की, तो गंदी सोच तो इनकी है, तो सोच तो इनकी खराब है पूरी तरीके से। तो दिक्कत किसकी है? अंग्रेजों की दिक्कत है। ठीक, लेकिन जापान ने क्या किया? अपने साहस और ताकत से दुनिया में सम्मान पाया। मतलब दुनिया में सम्मान पाया का क्या मतलब है? कि जापान ने खूब मारा पीटा। तो जब खूब मारा पीटा, तो इसको लोग बेहतर समझने लगे कि जापान मार पीट रहा है तो अच्छा है। तो मारना पीटना अच्छा है क्या? बिल्कुल नहीं। समझ में आया? तो बैलों के बारे में यहाँ पे क्या कहा गया? लेखक आगे कहते हैं कि बैल को भी लोग कभी कभी गधा जैसा समझते हैं, लेकिन उनका मानना है कि बैल मेहनती, समझदार और वफादार है। समझ में आया? और दो बैलों की कथा में यही चलेगा। अब इसका मतलब पूरा यही, तो लेखक आगे कहते हैं कि बैल को भी लोग कभी कभी गधा जैसा समझते हैं, लेकिन उनका मानना है कि बैल मेहनती और समझदार और वफादार है। उदाहरण के लिए, गधा क्या है? सब सह लेता है, विरोध नहीं करता है। बैल क्या है? मेहनत करता है, खेत जोतता है, और मालिक का साथी बनता है। ठीक, तो कहानी में छुपा हुआ संदेश क्या है? यह कहानी सिर्फ जानवरों की नहीं है। इसके माध्यम से लेखक जो है समाज और इंसानों की सोच पर टिप्पणी कर रहे हैं। मतलब प्रेमचंद जी समाज और इंसानों की सोच कैसी है, थिंकिंग प्रोसेस उनका कैसा चल रहा है, उस पर टिप्पणी कर रहे हैं। वो बता क्या रहे हैं कि सहनशील लोगों को कमजोर मत समझो, मेहनती और सीधे लोग भी बहुत मूल्यवान होते हैं। ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि सहनशील लोग जो है कमजोर मत नहीं समझना चाहिए। जो सहनशील है, जो हर चीज को सह लेते हैं, वो कमजोर नहीं होते। और मेहनती और सीधे लोग भी मूल्यवान होते हैं। ठीक है, तो एक लाइन में याद रखने वाली बात क्या कि प्रेमचंद जी इस भाग में क्या बता रहे हैं, जो हमने पढ़ा अभी, इस भाग में बताते हैं कि गधा और बैल बेवकूफ नहीं है, बल्कि मेहनती, सहनशील और सीधे स्वभाव के प्रतीक है। समझ में आया? ये थे प्रेमचंद जी का, ये पहला पार्ट हमने देखा, ये भाग आपको समझ में भी आया होगा। और ये पीडीएफ जब पढ़ेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। दूसरा भाग देखते हैं। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। झूरी के दोनों बैलों के नाम झूरी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। तो झूरी कौन था? झूरी उन दो बैलों का मालिक था। और उन दो बैलों का नाम क्या था? हीरा मोती। एक बैल का नाम था हीरा, एक बैल का नाम था मोती, और झूरी उनका मालिक था। ठीक है, तो झूरी के दोनों बैलों का नाम था हीरा मोती। दोनों पछाई जाति की थी। पछाई जाति मतलब नस्ल, नस्ल कौन सी है, होता है ना जानवरों में कि किस नस्ल का है, किस ब्रीड का है। तो पछाई जाति के थे। देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे, बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। मतलब हीरा मोती में पूरा भाईचारा था। ठीक है, तो दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मुख भाषा में विचार विनिमय करते थे। मुख भाषा मतलब बिना बोले, शांत भाषा में, आंखों ही आंखों में। ठीक है, इशारों में, गर्दन वर्दन हिला के, इस तरीके से। तो एक दूसरे से मुख भाषा में विचार विनिमय करते थे, बातचीत करते थे, कम्युनिकेट करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था, हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सिंग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से।
आत्मीयता के भाव से, जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है, इसके बिना दोस्ती कुछ फूस फूस सी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। झूरी ने गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं, समझे। मालिक ने हमें भेज दिया। अपना यो बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोर जोर लगाते, मारता तो दोनों सिंग नीचे करके हुक्कारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाड़ी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो, हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते, हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की, तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथे क्यों बेच दिया। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद लगाया गया तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था, वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी, सब उन्हें बेगानों से लगते थे। अब इसको समझेंगे हम पूरा। हीरा मोती, झूरी, ठीक है, झूरी मालिक, हीरा मोती गाय बैल, दोनों बैल हैं, बैलों का नाम है। अब देखिए यह भाग क्या है, दो बैलों की कथा में बैलों, हीरा और मोती की दोस्ती, मेहनत, अपने मालिक के प्रति प्रेम को दिखा रहा है। ठीक है। तो हीरा मोती कौन थे, हीरा मोती दो बैल थे। दोनों बहुत अच्छे, मेहनती और समझदार थे। वे साथ काम करते थे, साथ खाते थे, साथ आराम करते थे। धीरे धीरे दोनों में गहरी दोस्ती हो गई थी। अब उनकी दोस्ती कैसी थी, प्रेमचंद जी बताते हैं कि दोनों बिना बोले भी एक दूसरे की बात समझ जाते थे। उदाहरण के लिए, जैसे दो अच्छे दोस्त हो, बिना कुछ बोले एक दूसरे का मन समझ जाते हैं, वैसे ही हीरा मोती भी समझ जाते थे। आप लोगों में होता होगा ना कि आप दोनों दोस्त बैठे हुए हैं, कोई एक उदास बैठा हुआ है, एक व्यक्ति उसके मन को समझ गया कि मेरा दोस्त तो उदास है, इसको कैसे खुश किया जाए। ठीक है। वैसे ही तो उनका प्यार कैसे दिखता था, क्योंकि दोनों तो जानवर थे, बोल नहीं सकते थे, तो प्यार कैसे दिखता था, तो दोनों बैल क्या है, एक दूसरे को चाटते थे, साथ बैठते थे। कभी हल्के में मजाक में अपना सिंग सिंग होता है ना, सिंग मिला लेते हैं ऐसे, एक दूसरे में सिंग मिला लेते थे। लेकिन ये लड़ाई नहीं थी, बल्कि दोस्ती का प्यार था। एग्जाम्पल के लिए, जैसे छोटे बच्चे खेलते खेलते समय मजाक में धक्का मुक्की करते हैं ना, बस बैल भी वैसे ही करते हैं। छोटे बच्चे भी बोल नहीं पाते ना, छोटे छोटे बच्चे तो कैसे बोल पाएंगे, तो धक्का मुक्की करते हैं। आपस में अगर दो बच्चे हैं, दोस्ती है, प्रेम है उनके आपस में, धक्का मुक्की करते हैं। वैसे ही बैल भी काम करते समय क्या सोचते थे वो, जब दोनों को हल या गाड़ी में जोता जाता था, तो दोनों मेहनत से काम करते थे। दोनों चाहते थे कि ज्यादा बोझ मैं उठाऊं, मेरे दोस्त को कम तकलीफ हो। ऐसा, उदाहरण के लिए, जैसे दो दोस्त भारी बैग उठाते समय कहते थे कि तू मत उठा, मैं उठा लेता हूँ, वैसे हीरा मोती भी सोचते थे। जैसे आप लोगों में दोस्ती होती है ना कि अरे भाई तू मत उठा, मैं कर लेता हूँ, तू आराम कर। ठीक है, वैसा ही इन बैलों में भी था। झूरी कौन था, झूरी उनका मालिक था। वो बैलों से प्यार करता था और बैल भी उनसे उसे अपना परिवार मानते थे। फिर क्या हो गया, एक दिन झूरी ने बैलों को अपनी ससुराल भेज दिया। ठीक है, तो बैल समझे कि, बैलों को लगा ना कि शायद मालिक ने हमें बेच दिया है, उन्हें बहुत दुख हुआ। ऐसा एक्चुअल में हुआ नहीं था, बस उसे उन्होंने अपने ससुराल भेज दिया था उसको, झूरी ने। तो बैल तो बैल है, मतलब बैल बैल उस सेंस में नहीं, बैलों को लगा कि शायद मालिक ने हमें बेच दिया है, इसलिए उन्हें दुख हुआ। तो रास्ते में बैल ने क्या किया, वे आगे बढ़ना ही नहीं चाहते थे। कई आगे से खींचता कोई आगे से खींचता तो कोई पीछे हट जाता है, तो कोई मारता तो कोई सिंग नीचे करके विरोध करते। ठीक है, अगर वो बोल सकते तो वो क्या बोलते, अगर मान लीजिए वो बोल सकते तो वो कहते कि हमने इतनी सेवा की फिर भी हमें क्यों भेज दिया। ठीक। अगर मान लीजिए वो बोल सकते तो उनको वो बोलते बैल, ऐसा प्रेमचंद जी इसमें दिखाया है कि बोल सकते तो वो बोलते
कि हमने इतनी मेहनत की, हमें क्यों भेज रहे हो, क्यों बेच रहे हो, ठीक, हमसे और मेहनत करवाना है करवा लो, लेकिन बेचो मत हमें, ठीक है, इस तरीके से बोलते हैं। नए घर में पहुंचकर क्या हुआ, ससुराल पहुंचकर क्या हुआ, शाम को नए घर पहुंचे, वे भूखे थे लेकिन फिर भी उन्होंने खाना ही नहीं खाया, ठीक, क्यों, क्योंकि उन्होंने अपना पुराना घर और मालिक याद आ रहा था, क्योंकि उन्हें अपना पुराना घर और मालिक याद आ रहा था। ठीक है, वो एग्जाम्पल के लिए, जैसे कोई बच्चा पहली बार घर छोड़कर हॉस्टल जाता है, ठीक, तो उसे नया स्थान अजनबी सा लगता है और घर की याद आती है। वैसे ही बैल को भी अपना घर याद आ रहा है। कोई आप लोग घर से निकले होंगे, मान लीजिए कोई बाहर पढ़ रहा हो हॉस्टल में, तो हॉस्टल में पढ़ने वाले को भी घर की याद आती है, घर का खाना याद आता है, यार कहाँ फंस गए, ऐसा मामला हो जाता है, ठीक, तो वैसे ही उन्हें भी याद आ रही थी। तो लेखक यहाँ क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेमचंद प्रेमचंद जी कहना चाहते हैं कि जानवरों में भी भावनाएं होती हैं, वे प्यार, दुख और अपनापन महसूस करते हैं। सच्ची दोस्ती और वफादारी सिर्फ इंसानों में नहीं होती, वो बैलों में भी देखने को मिलती है, जानवरों में भी होती है। ठीक है, तो एक लाइन में याद रखने वाली बात क्या है कि हीरा और मोती दो ऐसे बैल थे जो गहरे दोस्त थे, मेहनती थे, अपने मालिक और घर से बहुत प्यार करते थे। ये समझाने की कोशिश की गई है इस पूरे पैराग्राफ में। ठीक है, अब हम अगला पैरा देखते हैं। सारी चीजें समझते हुए चलेंगे और ये घबराइएगा मत, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा बहुत ही आराम से। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तोड़ा डाले और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों ने इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। झूरी प्रातः काल सोकर उठा तो उसने देखा कि बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है, घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया, दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर और कोई भूसी। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है वे, उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ। ठीक है, तो अब हम इसको समझेंगे। देखिए, इस भाग में क्या बताया गया है, इस भाग में कथा बताया गया है कि हीरा और मोती अपने मालिक झूरी से कितना प्यार करते थे। ठीक है, ये बताया गया है। क्या हुआ इस भाग में, रात में दोनों बैल ने आपस आपस में बिना बोले फैसला किया कि हमें अपने असली घर वापस जाना है। जब पूरा गांव सो गया तब दोनों ने जोर लगाकर अपनी रस्सियां तोड़ दी और भागकर घर पहुंच गए। रस्सियां कैसे टूटी, रस्सियां तो बहुत मजबूत थी, लेकिन घर जाने की इच्छा और मालिक के प्यार ने उन्हें ताकत दी। इसलिए दोनों ने ताकत लगाई कि तोड़ के निकल जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कोई बच्चा अपने माँ बाप से मिलने के लिए बहुत कोशिश करता है, वैसे ही बैल भी अपने घर लौटना चाहते थे। ठीक है, तो सुबह क्या हुआ, सुबह झूरी ने देखा कि दोनों बैल जो है घर वापस आ गए हैं। उनके पैरों में कीचड़ लगा है, गर्दन में रस्सी के टूटे हुए टुकड़े लटक रहे हैं। इससे पता चल गया कि वे बहुत दूर से भाग कर आए हैं। झूरी झूरी ने क्या किया, उनका मालिक क्या किया, झूरी बैलों को देखकर बहुत खुश हुआ, उसने प्यार से उन्हें गले लगाया। यह दृश्य बहुत ही भावुक था, बहुत ही इमोशनल विजुअल था, इमोशनल दृश्य था। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, जैसे कोई अपना खोया हुआ पालतू जानवर वापस पा जाए, और जैसे जो खुशी होता है, जो प्यार उस वक्त महसूस होता है, ठीक है, तो वही खुशी से उसे प्यार करता है। ठीक है, महसूस हुआ वही खुशी झोरी को भी। गांव वालों ने क्या किया, गांव के बच्चे और लोग बैल को देखने आए, सब उनकी तारीफ करने लगे। किसी ने रोटी दी, किसी ने गुड़ दिया, किसी ने चोकर दिया। चोकर क्या होता है, गाय भैंसों को खिलाने वाली चीज होती है, उसको चोकर कहते हैं। बच्चों ने क्या कहा, एक बच्चा बोला, ऐसे बैल किसी के पास नहीं होंगे। दूसरा बोला, इतनी दूर से अकेले वापस आ गए। तीसरा बोला, ये बैल नहीं, पिछले जन्म के इंसान है। यानी बच्चे क्या कहना चाहते थे कि बैल इतने समझदार और वफादार हैं कि वे इंसानों जैसे लगते हैं। ठीक है, और यहाँ पे प्रेमचंद जी क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेमचंद जी दिखाना चाहते हैं कि जानवर भी प्यार और अपनापन समझते हैं। सच्चा लगाव और इंसानों और जानवरों में भी होता है, और वफादारी बहुत बड़ी चीज है, ये समझाने की कोशिश कर। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई पालतू कुत्ता कहीं दूर चला जाए और फिर खुद रास्ता ढूंढकर वापस घर आ जाए, तो आपको कैसा लगेगा। ठीक ठीक वैसे ही
खुशी झूरी को हो रही थी। ठीक है, तो एक लाइन में याद रखने वाली बात क्या है कि हीरा और मोती अपने मालिक से इतना प्यार करते थे कि वे रस्सियां तोड़कर दूर से घर वापस घर लौट आए। समझ में आया? तो ये था पूरा हीरा और मोती, हीरा मोती झूरी, और ये बच्चे की संवाद, आपस में बातचीत कर रहे थे, टिप्पणी कर रहे थे। अब देखिए झूरी, अब अगला भाग देख रहे हैं। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली कैसे नमक हराम बैल है कि एक दिन वहां काम न किया, भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। न नमक हराम क्यों है, चारा दाना कुछ नहीं दिया होगा तो क्या करते। स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सब पानी पिला 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 कर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते। स्त्री चिढ़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरफ बैलों को खिलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले। अब देखो कहाँ से खली और चोकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाए चाहे मरे। वही हुआ, मजदूर को बड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली भूसा दिया जाए। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस, क्या खाएं। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजदूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता, मालकिन मुझे मारी डालेगी। चुरा कर डाला ना दादा, पीछे पीछे से तुम भी उन्हीं की कहोगे। ठीक है। दूसरे दिन जूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता। दो चार बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज्यादा सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया, अपने दोनों बैलों की खली चुनी सब कुछ दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। जोड़ी इन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। नाक की तरफ आंखें तक न उठाई। अब इसको समझेंगे एक एक करके डिटेल में। तो इस भाग में क्या दिखाया जा रहा है, हीरा और मोती को नए घर में कितना बुरा व्यवहार सहना पड़ रहा है। झूरी की पत्नी ने क्या कहा, जब झूरी की पत्नी ने बैलों को वापस आते देखा तो गुस्सा हो गई, गुस्सा कर गई। उसने क्या कहा कि ये बहुत ही नमक हराम बैल है, एक दिन भी वहां काम नहीं किया और भागा है। ठीक है, तो हीरा मोती को क्या सुनना पड़ रहा है, वो नमक हराम है। कौन बोल रहा है, झूरी की पत्नी। तो नमक हराम का क्या मतलब होता है, नमक हराम का मतलब होता है कि एहसान न मानने वाला। लेकिन झूरी को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने क्या कहा, अगर उन्हें ठीक से खाना नहीं मिला होगा तभी भाग आए होंगे। तो पत्नी ने क्या किया, झूरी की पत्नी बैलों से नाराज थी। उसने मजदूरों को आदेश दिया कि बैलों को सिर्फ सूखा भूसा दिया जाए, यानी न खली खली दिया जाए, न चोकर दिया जाए, न अच्छा चारा दिया जाए। ये खली चोकर ये गाय भैंसों को देने वाला चीजें हैं जो जो उनके खाने को थोड़ा और बेहतर बनाते हैं, और गाय भैंस वगैरह जो बैल वगैरह है चाव से खाते हैं, मन लगाकर खाते हैं। ठीक है, उसके ये सब ना देकर केवल सूखा भूसा दे दिया, मतलब भूसा दे दिया और पानी डाल दिया। जैसे आपको केवल दाल चावल में से दाल ना दिया जाए, केवल चावल दे दिया जाए और बोला जाए खाओ, कैसा लगेगा, बस वैसा उनको भी लग रहा था। बैलों को कैसा लगा, बैल भूखे थे, उन्होंने नाद में मुंह डाला लेकिन वहां सिर्फ सूखा भूसा था। उन्हें बहुत दुख हुआ, वे उम्मीद भरी नजरों से झूरी की तरफ देखने लगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए, जैसे किसी बच्चे को भूख लगी हो और उसे स्वादिष्ट खाने की जगह सिर्फ सूखी रोटी मिले तो उसे दुख होगा, वैसे ही बैलों को भी हुआ। झूरी ने क्या कहा, झूरी ने मजदूरों से कहा कि थोड़ी खली क्यों नहीं डाल देता, लेकिन मजदूर डर गया और बोला कि मालकिन मुझे डांटेंगे। ठीक है, अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन झूरी का साला साला जो है फिर बैलों को ले गया। झूरी का साला आया, फिर से बैलों को अपने यहाँ ले जाने लगा। इस बार उसने क्या किया, इस बार जो है उसने उन्हें गाड़ी में जोता, मोटी रस्सियों से बांधा और बहुत कठोर व्यवहार किया। यानी जो झूरी का साला था वो ये सब कर रहा है। मोती ने क्या किया, हीरा मोती थे ना, तो उसमें मोती ने क्या किया, मोती गुस्से में था। उसने कई बार गाड़ी को खाई में गिराने की कोशिश की, लेकिन हीरा शांत और समझदार था, वो हर बार गाड़ी को संभाल लेता था। हीरा और मोती का स्वभाव अब देख लीजिए। हीरा क्या था, शांत स्वभाव का था, सहनशील था, समझदार था। मोती क्या था, गुस्से वाला और अन्याय सहन नहीं करने वाला। ठीक है, दोनों बैलों का स्वभाव था ये। बैलों का सबसे ज्यादा दुख किस बात से था, बैलों को सबसे ज्यादा दुख किस बात का था, उन्होंने सिर्फ भूख का दुख नहीं था, उन्हें इस बात का दुख था कि
जिनके साथ प्यार से रहते थे, अब वही लोग उन्हें मार रहे थे और अपमान कर रहे थे। समझ में आया? उनको भूख का दुख नहीं है। सबसे ज्यादा दुख इस बात का हो रहा है कि जिनके साथ पहले प्रेम से रह रहे थे, अब वही लोग उनको मार रहे हैं और अपमान कर रहे हैं। ठीक। लेखक क्या समझाना चाहते हैं? प्रेमचंद जी दिखाते हैं कि जानवर भी अपमान और प्यार महसूस करते हैं। अच्छा व्यवहार हर जीव को चाहिए। कठोरता से कोई खुश नहीं रह सकता। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई शिक्षक बच्चों को से प्यार से पढ़ाए तो बच्चे खुशी से पढ़ते हैं। अगर वह हर समय डांटे और मारे तो बच्चे दुखी हो जाते हैं। ठीक वैसे ही बैल भी प्यार और सम्मान चाहते थे। ठीक है। तो एक लाइन में याद रखने वाली बात क्या है कि हीरा और मोती को नए घर में भूखा रखा गया और बुरा व्यवहार किया गया, जिससे वे बहुत दुखी हो गए। ठीक। अब अगला पढ़ते हैं। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर खराब हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। पड़ने दो, बैल का जन्म ही लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा था। दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ। मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐड कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। देखिए यहाँ पे गया कौन है? गया कौन है? झूरी का साला है। ठीक है, झूरी का साला, याद रखिएगा। पकड़कर ले चला पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गया कि इस वक्त टाल जाना ही मसहलत है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त एक छोटी सी लड़की दो रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरों की थी लड़की भैरों की थी। उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन दोनों बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते। शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें दो रोटियां देती। अब देखिए, अब इसको समझते हैं, इस पूरी लाइन को। इस भाग में क्या दिखाया जा रहा है कि हीरा मोती अन्याय के खिलाफ विद्रोह करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अंदर दया और अच्छाई बनी रहती है। ठीक है, तो बैलों ने काम क्यों नहीं किया? अगले दिन गया ने दोनों बैलों को हल में जोता, लेकिन दोनों बैलों ने चलने से मना कर दिया। गया उन्हें मारता रहा, फिर भी उन्होंने पैर नहीं उठाए। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कोई इंसान गलत व्यवहार से दुखी होकर काम करने का मन खो देता है, वैसे ही बैल भी दुखी थे। ठीक है। मोती को गुस्सा क्यों आया? जब गया ने हीरा की नाक पर जोर से डंडा मारा और खून निकल आया तो मोती का गुस्सा फूट पड़ा और हल लेकर भागा। और हल टूट गया, रस्सियां टूट गई और सब बिखर गया। ठीक है। हीरा ने क्या कहा? हीरा ने मोती को समझाया कि भागने से फायदा नहीं है। मोती बोला, इसने तुम्हें बहुत मारा है। मोती लड़ना चाहता था। जब गया लाठी लेकर आया तो मोती ने सोचा कि उसे सिंह मार दे, लेकिन हीरा ने रोका और कहा, हमारी जाति का धर्म हिंसा करना नहीं है। इसका मतलब है कि हीरा शांत और समझदार था। वो अन्याय सह रहा था, लेकिन गलत काम नहीं करना चाहता। लेखक क्या समझाना चाहते हैं? प्रेमचंद यहाँ दिखाते हैं कि गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन समझदारी से काम लेना ज्यादा अच्छा होता है। छोटी लड़की कौन थी? घर में एक छोटी लड़की भी थी। उसकी माँ मर चुकी थी और सौतेली माँ उसे मारती थी, इसलिए उसे बैलों से अपनापन महसूस हुआ। लड़की ने क्या किया? वह चुपके से दो रोटियां लेकर आई और दोनों बैलों को खिला दी। रोटियां बहुत कम थी, लेकिन बैलों को प्यार और अपनापन मिला। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कोई दुखी इंसान थोड़ा सा प्यार मिलने पर खुश हो जाता है, वैसे ही बैल भी खुश हो गए। बैलों को लड़की से क्यों लगा हुआ? क्योंकि लड़की अकेली थी, बैल भी दुखी थे और तीनों प्यार और सहारे की तलाश में थे, इसलिए उनके बीच अपनापन बन गया।
ठीक है, तो दिन भर क्या होता था, बैल दिन भर मेहनत करते, मार खाते, सूखा भूसा खाते हैं और रात में बांध दिए जाते हैं। लेकिन रात को वह छोटी लड़की उन्हें 2 रोटियां दे जाती थी। ठीक है, तो कहानी का गहरा संदेश क्या है, प्रेमचंद जी बताना चाहते हैं कि दया दया और प्यार सबसे बड़ी चीज है। दुखी लोग एक दूसरे का दर्द जल्दी समझते हैं। जानवर भी प्यार और सम्मान महसूस करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, अगर स्कूल में कोई बच्चा अकेला और दुखी हो, तो दूसरा दुखी बच्चा उसे उससे जल्दी दोस्ती कर लेता है। ठीक वैसे ही लड़की और बैलों में अपनापन हो गया था। ठीक है, तो एक लाइन में याद रखने वाली बात क्या है कि हीरा और मोती अन्याय से दुखी थे, लेकिन छोटी लड़की के प्यार और दया से उन्हें सहारा मिला। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि दो दो गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एक आध को सिंग पर उठाकर फेंक दूंगा। लेकिन जानते हो, वही प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है, जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ न हो जाएगी? तो मालिक को न फेंक दूं? वही तो उस लड़की को मारती है। तो मालकिन को न फेंक दूं? वही तो उस लड़की को मार रही है। लेकिन औरत जात पर सिंग चलाना मना है, जब भूल जाते हो या भूले जाते हो। तुम तो किसी तरह से निकलने ही नहीं देते, बताओ तुड़ाकर भाग चले। हाँ, यह मैं स्वीकार करता, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में टूट जाती है। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई तो दोनों रस्सियां चबाने लगे, और मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाते रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वह लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे, दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग तुम्हें मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही थी कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। उसने गराव खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, ओ दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भाग गए। गया ने पीछा किया, वह और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यह यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे, तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। अब हम इसको समझेंगे। समझ में तो आ ही रहा होगा, लेकिन फिर भी तोड़ तोड़ के समझना ज्यादा बेटर होगा। देखिए, इसमें क्या दिखाया जा रहा है कि हीरा मोती आजादी चाहते थे, लेकिन उनके अंदर इंसानियत और दया भी है। ठीक है, बैल क्यों दुखी थे? हीरा और मोती को मार पड़ती थी, सूखा भूसा मिलता था, मोटी रस्सियों से बांध बांध दिया जाता था, इसलिए मोती गुस्से में था। उसने कहा, अब यहाँ नहीं रहा जाता। मोती क्या करना चाहता था? मोती बहुत गुस्से में था। वह मालिक को सिंग मारकर गिराना चाहता था, लेकिन हीरा ने उसे रोका। हीरा ने क्यों रोका? हीरा ने कहा, अगर हम मालिक को नुकसान पहुंचाएंगे तो उस छोटी लड़की को दुख होगा जो हमें रोटियां खिलाती है। यानी हीरा सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहा था, बल्कि उस अनाथ लड़की की चिंता भी कर रहा था। लड़की कौन थी? वह लड़की जिसकी वह छोटी लड़की जिसकी माँ न थी, जिसे सौतेली माँ मारती थी और चुपके से बैलों को रोटियां देती थी। बैलों ने भागने की योजना कैसे बनाई? हीरा ने कहा, पहले रस्सी को थोड़ा थोड़ा चबाओ और फिर जोर लगाओ तो रस्सी टूट जाएगी। दोनों रस्सी चबाने लगे, लेकिन रस्सी क्या थी, बहुत मोटी थी, इसलिए आसानी से टूटी ही नहीं। फिर क्या हुआ? रात में वो छोटी लड़की आई, उसने प्यार से बैलों के सिर सहलाए और कहा, मैं तुम्हें खोल देती हूँ, भाग जाओ, नहीं तो लोग तुम्हारी नाक में नाथ डाल देंगे। नाथ डालना क्या होता है? नाथ डालना क्या होता है? बैलों की नाक में छेद करके रस्सी डालना, ताकि उससे ज्यादा कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, बैल तुरंत क्यों नहीं भागे? लड़की ने उन्हें खोल दिया, लेकिन हीरा सोचने लगा, अगर हम चुपचाप भाग गए तो सब लोग इस लड़की पर शक करेंगे और इसे मारेंगे। यानी बैल लड़की को मुसीबत में नहीं डालना चाहते थे। ठीक है, लड़की ने क्या किया? लड़की समझदार थी, वह जोर से चिल्लाई, अरे ये दोनों बैल भाग रहे हैं, ताकि लोगों को लगे कि बैल खुद भागे हैं, लेकिन लड़की ने नहीं छोड़ा। ठीक है, ऐसा स्मार्ट लड़की स्मार्ट थी कि भाग जाओ भाग जाओ, मैं चिल्लाऊंगी ताकि ये ना लगे कि मैंने छोड़ा है। फिर क्या हुआ?
गया बैलों के पीछे दौड़ा। दोनों बैल बहुत तेज भागे और गांव से दूर निकल गए। लेकिन अब उन्हें रास्ता ही नहीं पता था कि जाएं कहाँ। ठीक है, वे नए गांव में पहुंच गए और एक खेत के किनारे रुककर सोचने लगे कि अब क्या करें। लेखक यहाँ समझाने, प्रेमचंद जी क्या समझा रहे हैं, प्रेमचंद जी दिखाना चाहते हैं कि जानवरों में भी समझ और भावना है, सच्चा प्यार और दया हर जीव में हो सकती है, आजादी हर किसी को प्रिय है। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए दोस्त आपकी मदद करे और खुद मुसीबत में पड़ जाए। ठीक है, मान लीजिए कोई दोस्त है आपकी मदद करे, खुद मुसीबत में पड़ जाए, तब आप भी चाहोगे कि उसे कोई नुकसान ना हो। ठीक वैसे ही बैल उस लड़की की चिंता कर रहे थे। तो एक लाइन में याद रखने वाली बात क्या है कि हीरा और मोती आजादी के लिए भागे, लेकिन उन्होंने उस छोटी लड़की की सुरक्षा का भी ध्यान रखा, जिससे उनकी मदद की थी, जिसने उसकी मदद की थी। ठीक है, अब अगला लाइन पढ़ेंगे। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए, तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म नहीं क्या छोड़े। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे, खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे, रह रहकर आट ले लेते थे और कोई आता तो नहीं। जब पेट भर गया और दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग हिलाए मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह एक खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से भिड़ गया। मोती ने कहा, खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया, खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। अरे ये क्या, कोई सांड दौड़ता चला आ रहा है, हाँ सांड ही है, और सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं। सांड पूरा हाथी है, उससे भिड़ना भिड़ना भिड़ाना भिड़ना जान से हाथ धोना है, उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है। लेकिन न भिड़ने पर भी तो जान बचती नहीं नजर आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है, कितना भयंकर सूरत है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा, भाग क्यों न चलते। भागना कायरता है, तो फिर यह भी यहीं मरो, बंदा तो 9 2 11 होता है। और जो दौड़ाए, तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें, मैं आगे से रगे देता हूँ, तुम पीछे से रगे दो, दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा, मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सिंग घुसेड़ देना। जान जोखिम है, पर दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। ताड़ को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा न था, वह तो एक शत्रु से मल्लयुद्ध करने का आदी था। ज्यों ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। ताड़ उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। ताड़ चाहता था कि एक एक करके लड़ा जाए। अब इसको समझते हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया कि हीरा मोती आजाद होकर खुश तो थे, लेकिन उन्हें नई मुसीबत का सामना करना पड़ गया। हीरा ने क्या कहा, मोती को याद आया कि वह गया को मारना चाहता था, लेकिन हीरा ने कहा, अगर वह अपना धर्म छोड़ दे तो क्या हम भी अपना अच्छा स्वभाव छोड़ दे। मतलब दूसरे लोग गलत हो फिर भी हमें गलत काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो बैल क्या कर रहे थे, दोनों बहुत भूखे थे, उन्होंने खेत में मटर दिखाई दी, उन्हें मटर देखा, खेत एक था वहीं पे, मटर देखने लगे तो खाने लगे। जब पेट भर गया तो आज़ादी का मजा एहसास हुआ कि आहा, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। आज़ादी मिलने पर क्या हुआ, दोनों बैल खुशी से उछलने कूदने लगे, डकार लेने लगे, खेल खेल में सिंग मिलाने लगे। एग्जाम्पल के लिए, जैसे बच्चे परीक्षा खत्म होने के बाद खुशी से खेलते हैं, वैसे ही बैल भी खुश थे। खेलते खेलते क्या हुआ, मोती ने हीरा को इतना धक्का दे दिया कि हीरा खाई में गिर गया। फिर हीरा को भी गुस्सा आया और वो वापस भिड़ने लगा। लेकिन मोती समझ गया कि खेल अब झगड़े में बदल रहा है, इसलिए वो पीछे हट गया। तो सीख क्या है, अच्छे दोस्त समय पर झगड़ा रोक लेते हैं। अचानक कौन आया, तभी एक बहुत बड़ा और खतरनाक सांड आ गया। लेखक कहते हैं कि वो इतना बड़ा था जैसे हाथी हो। दोनों बैल डर गए। ठीक है, तो बैलों ने क्या सोचा, मोती ने कहा कि अब क्या करें। हीरा बोला, भागना कमजोरी है, लेकिन सांड बहुत ताकतवर था, इसलिए दोनों ने मिलकर योजना बनाई। योजना क्या थी, हीरा ने कहा कि हम दोनों एक साथ हमला करेंगे। हीरा सामने से हमला करेगा, मोती पीछे से हमला करेगा। ठीक, अगर सांड एक ही तरफ दौड़ेगा तो दूसरा उसे मार देगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि दोनों ने समझदारी और एकता से लड़ने का फैसला किया। एग्जाम्पल के लिए, जैसे दो दोस्त मिलकर किसी बड़े मुश्किल काम को आसान बना देते हैं, वैसे ही हीरा और मोती ने किया। लेखक क्या समझाना चाहते हैं,
प्रेमचंद यहाँ बताते हैं कि एकता में ताकत होती है, समझदारी से बड़ी समस्या भी हल हो सकती है, सच्चे दोस्त मुश्किल समय में साथ नहीं छोड़ते हैं। ठीक। कहानी की मुख्य सीख क्या है? हीरा जो है शांत है, समझदार है, नैतिक है। मोती क्या है? बहादुर है, गुस्से वाला है, दोस्तों के लिए लड़ने वाला है। दोनों मिलकर मजबूत बनते हैं। ठीक है। तो एक लाइन में याद रखने वाली बात क्या है कि हीरा और मोती ने एक खतरनाक सांड का सामना डरने की बजाय मिलकर फैसला किया कि उसका सामना किया जाए। डरे नहीं, फैसला किया कि सामने से लड़ेंगे। पर अब अगला पढ़ते हैं। पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे यह अवसर न देते थे कि एक बार सांड झल्लाकर ही हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सिंग भोंक दी। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने उसे दूसरे पल्लू में सिंग चुका दी। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैल पर सिंग न चलाना चाहिए, यह सब ढोंग है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे। अब घर कैसे पहुंचेंगे वह सोचो, पहले खुद खा लो तो कुछ खा ले तो सोचे। सामने मटर का खेत था ही, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक नाम सुनी। अभी दो ही चार ग्रास खाए थे कि दो आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, न भाग सका, पकड़ लिया गया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रख वालों ने उसे उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र फौजी हाउस में बंद कर दिए गए। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा सलीका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी न मिला। समझ में ही न आता था यह कैसा स्वामी है। इससे तो गया भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियां, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी न हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता न दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, और इससे क्या तृप्ति होती। रात को रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो रुका ही नहीं जाता मोती। अब इसका मतलब समझते हैं पूरा, समझ में तो आ ही रहा होगा, लेकिन और अच्छे से। हीरा और मोती ने मिलकर सांड को हराया, लेकिन बाद में वे खुद मुसीबत में फंस गए। इस भाग में यही बताया गया। सांड के साथ क्या हुआ? हीरा और मोती ने मिलकर सांड पर हमला किया। जब सांड हीरा पर हमला करता तो मोती पीछे से मारता, जब मोती की तरफ मुड़ता तो हीरा दूसरी तरफ से सिंग मार देता। तो इस तरह दोनों ने मिलकर सांड को घायल कर दिया। आखिर में सांड हार कर भाग गया और गिर पड़ा। तो बैलों ने क्या किया? दोनों उसका पीछा करते रहे, लेकिन जब सांड गिर गया तो उन्होंने उसे छोड़ दिया। मतलब वे जीत गए थे, लेकिन उन्होंने घायल दुश्मन को और नहीं मारा। मोती क्या चाहता था? मोती बहुत गुस्से में था। वह चाहता था कि सांड पूरी तरह से खत्म कर दे, लेकिन हीरा ने कहा, गिरे हुए दुश्मन पर हमला नहीं करना चाहिए। यहाँ पे एक सीख है। क्या सीख है? कि अच्छा इंसान वही होता है जो जीतने के बाद भी दया रखे। फिर क्या हुआ? दोनों दोनों खुशी से आगे बढ़े। उन्हें सामने मटर का खेत दिखाई दिया। मोती खेत में घुसकर खाने लगा। और बैल कैसे पकड़े गए? तभी दो आदमी लाठी लेकर आ गए। हीरा खेत के किनारे था इसलिए निकल गया, लेकिन मोती कीचड़ में फंस गया और पकड़ा गया। हीरा ने क्या किया? हीरा भाग सकता था, लेकिन उसने अपने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ा। वह वापस लौटा आया, फिर दोनों पकड़े गए। एग्जाम्पल के लिए, जैसे सच्चा दोस्त मुश्किल समय में साथ नहीं छोड़ता, वैसे ही हीरा ने किया। दोनों को कहाँ ले जाया गया? दोनों को पकड़कर कांजी हाउस, यानी जानवरों को बंद रखने की जगह में डाल दिया गया। यहाँ पे कांजी हाउस का मतलब क्या है? जानवरों को बंद करने की जगह, वहां डाल दिया गया। कांजी हाउस में क्या हालत थी? वहां कई गाय, भैंसे, बकरियां, घोड़े, गधे बंधे थे, लेकिन किसी को ठीक से खाना नहीं मिलता था। सब जानवर बहुत कमजोर और दुखी थे। बैलों को कैसा लगा? हीरा और मोती ने पहली बार इतना भूखा रहना पड़ा कि पूरा दिन बीत गया और खाने को कुछ नहीं मिला। भूख से मजबूर होकर वे दीवार की नमकीन मिट्टी चाटने लगे। एग्जाम्पल के लिए, जैसे बहुत भूखा इंसान मजबूरी में कुछ भी खाने की कोशिश करे, वैसे ही जानवर भी मजबूर थे। हीरा ने क्या कहा? रात को हीरा दुखी होकर बोला, अब तो नहीं सहा जाता। यानी अब दर्द, भूख और कैद बहुत ज्यादा हो चुकी थी।
प्रेमचंद जी क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? प्रेमचंद जी यहाँ बताते हैं कि सच्चे दोस्त मुसीबत में साथ नहीं छोड़ते, दया और इंसानियत बहुत जरूरी है। जानवर भी भूख, दर्द और अपमान महसूस करते हैं। ठीक है। मुख्य बात क्या है कि हीरा समझदार है, दयालु और वफादार है। मोती क्या है? बहादुर है, गुस्से वाला है, दोस्त के लिए जान देने वाला है। दोनों की दोस्ती बहुत मजबूत थी। ठीक। तो एक लाइन में, हीरा और मोती ने मिलकर सांड को हराया, लेकिन बाद में पकड़े गए और कांजी हाउस में भूखे प्यासे बंद कर दिए गए। ये याद रखिएगा। अब देखिए, मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्द हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डाले, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। अपने नुकीले सिंह दीवार में गड़ा दिया, और जो मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। फिर तो उसका साहस बढ़ा। उसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसी समय कांजी हौज का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा का यह उज्जड़पन देखकर उसने उसे कई डंडे रस्सी किए और मोटी सी रस्सी में बांध दिया। मोटी सी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई क्या मिला? अपने बूते पर भर जोर तो मार दिया, ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गए। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितना ही बंधन पड़ जाए। जान से हाथ धोना पड़ेगा, जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं। यूं भी तो मरना ही है। सोचो, दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद है, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हाँ, यह बात तो है। अच्छा तो ला, मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सिंग मारा। थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सिंग लगाकर इस तरह करने लगे, मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहे। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग एक हाथ गिर गई। अब इसमें क्या कहा गया है? इस मरहले में बोला गया कि हीरा मोती हार नहीं मानते और फिर अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों जानवरों के लिए मदद के लिए भी संघर्ष करते हैं। कांजी हाउस में क्या हालत थी? हीरा और मोती बहुत भूखे और कमजोर हो गए थे। मोती ने दुखी होकर कहा कि लगता है अब जान निकल जाएगी। लेकिन हीरा ने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने कहा, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढना चाहिए। हीरा ने क्या योजना बनाई? हीरा बोला, दीवार तोड़ देते हैं। कांजी हाउस की दीवार कच्ची मिट्टी की थी। हीरा ने अपने सिंह दीवार में मारने शुरू किए और धीरे धीरे मिट्टी गिरने लगी। तो एग्जाम्पल के लिए, जैसे कोई कैदी जेल से निकलने के लिए दीवार तोड़ने की कोशिश करे, वैसे ही हीरा कर रहा था। वो बैल कर रहे थे। चौकीदार ने क्या किया? तभी चौकीदार लालटेन लेकर आया। उसने देखा कि हीरा दीवार तोड़ रहा है। उसने हीरा को डंडे मारे और मोटी रस्सी से कसकर बांध दिया। मोती ने क्या कहा? मोती बोला, देखा, मार खाई, अब और बंध गए। लेकिन हीरा ने जवाब दिया, कम से कम मैंने पूरी कोशिश तो की है। हीरा की सबसे बड़ी बात क्या थी? हीरा सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहा था। उसने कहा, अगर दीवार टूट जाए तो यहाँ बहुत से बंधे हुए जानवर बच जाएंगे। यानी वह भी जानवरों को आजाद करना चाहते थे। वे सभी जानवरों को आजाद करना चाहते थे। फिर क्या हुआ? हीरा की बात सुनकर मोती को भी हिम्मत आ गई। उसने भी दीवार में सिंग मारना शुरू किया। दोनों लगातार मेहनत करते रहे। लगभग 2 घंटे बाद दीवार का ऊपर का हिस्सा टूटने लगा। लेखक क्या समझाना चाहते थे? प्रेमचंद जी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मुश्किल समय में हिम्मत नहीं आनी चाहिए, साहस नहीं टूटना चाहिए। यानी सच्चा साहस दूसरों की मदद करने में, एकता और लगातार प्रयास से बड़ी मुश्किल टूट सकती है। ठीक। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए किसी कमरे में बहुत से लोग फंसे हो और एक व्यक्ति दरवाजा तोड़ने की कोशिश करे। भले ही उसे चोट लगे, लेकिन वह सबको बचाना चाहता है। ठीक वैसे ही हीरा और मोती भी बाकी जानवरों को आजाद करना चाहते थे। ठीक है। तो हीरा क्या है? समझदार, साहसी और दूसरों की चिंता करने वाला। मोती पहले निराश था, लेकिन दोस्तों से प्रेरणा लेकर हिम्मत दिखाने लगा। तो एक लाइन में याद रखने वाली क्या है कि हीरा और मोती ने हार न मानते हुए कांजी हाउस की दीवार तोड़कर सभी जानवरों को बचाने की कोशिश की। ठीक। अब अगली लाइन पढ़ते हैं। उसने दुगनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए जानवर भी चेत उठे। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली, फिर बकरियां निकली, इसके बाद भैंस भी खिसक गई। पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाए
तो क्या हर्ज है, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाए तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है, हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी, दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या ना भागे, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वो हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हें तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधे को सिंग से मारकर बाड़े से बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की जरूरत नहीं। बस इतना ही काफी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे, किसी ने चारे का तिड़ भी न डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक न जाता था। कटहरियां निकल आई थी। एक दिन बड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहां 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकल गए और उनकी देखभाल होने लगी। अब इस लाइन को पूरा समझेंगे। यहाँ हीरा और मोती ने सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरे जानवरों की आजादी के लिए संघर्ष किया। दीवार टूटने के बाद क्या हुआ? हीरा और मोती ने पूरी ताकत से दीवार को धक्का मारा, आधी दीवार गिर गई। जैसे ही दीवार टूटी, घोड़ियां भागी, बकरियां भागी, भैंस निकल गए, सब जानवर आजाद होकर भागने लगे। गधे क्यों नहीं भागे? दो गधे वहीं खड़े रहे। हीरा ने पूछा, तुम लोग क्यों नहीं भाग रहे हो? तो गधे ने तो डरते हुए कहा कि अगर फिर से पकड़ लिए गए तो। इसका मतलब ये है कि वो डर के कारण आजादी का मौका भी नहीं लेना चाहते थे। तो लेखक यहाँ यह समझाने का कोशिश कर रहे हैं, प्रेमचंद जी, कि कुछ लोग जो है डर की वजह से मौका मिलने पर भी आगे नहीं बढ़ते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कोई छात्र डर के कारण प्रतियोगिता में भाग ही न ले, जबकि उसमें क्षमता हो सकता है। वैसे ही गधे भी डर रहे थे। मोती क्या कर रहा था? मोती हीरा की रस्सी तोड़ने की कोशिश कर रहा था ताकि वो भाग सके, लेकिन रस्सी बहुत मजबूत थी। हीरा ने क्या कहा? हीरा बोला, तुम भाग जाओ, मुझे यही रहने दो। वह नहीं चाहता था कि मोती उसी वजह से मुसीबत में पड़े, उसकी वजह से मुसीबत में पड़े। मोती ने क्या जवाब दिया? मोती की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि क्या तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो कि मैं तुम्हें मुसीबत में छोड़ के चला जाऊं? मतलब ये है कि सच्चा दोस्त मुसीबत में साथ नहीं छोड़ता है। ठीक है। और मोती ने और क्या कहा? मोती उसने कहा कि अगर मुझसे मुझे मार भी पड़ी तो क्या फर्क पड़ता है, कम से कम कई जानवरों की जान तो बच गई। यानी मोती दूसरों की मदद करके खुश था। फिर क्या हुआ? मोती ने गधों को भी सींग मारकर भगा दिया ताकि वे आजाद हो जाए। फिर वापस हीरा के पास बैठ गया। सुबह हो गया तो क्या हुआ? सुबह हुई, उसके बाद क्या हुआ? सुबह कांजी हाउस में हंगामा मच गया। सबको पता चला कि जानवर भाग गए। मोती को बहुत मारा गया और उसे मोटी रस्सी में बांध दिया गया। एक सप्ताह तक क्या हुआ? दोनों बैलों को एक हफ्ते तक बांधे रहे। उन्हें बहुत कम पानी मिलता था, खाना लगभग नहीं मिलता था। वे इतने कमजोर हो गए कि खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। उसके बाद क्या हुआ? एक दिन बहुत सारे लोग वहां जमा हुए। दोनों बैलों को बाहर निकाला गया और उनकी जांच होने लगी। ठीक। अब हम देखेंगे लेखक यहाँ पे समझाना क्या चाहते थे, कि प्रेमचंद यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सच्ची दोस्ती त्याग मांगती है। डर इंसान या जीव को कमजोर बना देता है, और दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा काम है। ठीक। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कोई दोस्त मुसीबत में फंस जाए और दूसरा दोस्त उसे छोड़कर भागने की बजाय उसके साथ रुके, तो वो सच्ची दोस्ती कहलाती है। ठीक वैसे ही हीरा ठीक वैसे ही मोती ने हीरा का साथ नहीं छोड़ा। ठीक है। तो एक लाइन में क्या बात समझनी है, कि हीरा और मोती ने दूसरे जानवरों को आजाद किया, कठिन कठिन समय में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। ठीक। अब देखिए, अगला पढ़ते हैं। लोग आ आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते हैं। ऐसे मृत बैलों का कौन खरीदार होता? सहसा एक दड़ियल आदमी, जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर, आया और दोनों मित्रों के कूल्हे में उंगली गोद कर मुंशी जी से बात करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भी भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान न बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते भगवान सबके ऊपर दया करते हैं।
उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या आप न बचाएंगे। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है, तो क्या चिंता है, मांस खाल सिंह हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएगी। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भाग ही जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर उसे जोर से डंडा मार जमा देता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चप्पल। कोई उछलता था, कोई आनंद में बैठा पागुर करता। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बदी के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित रहा है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रति क्षण उनकी चाल तेज होने लगी, सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। आह, यह लो, अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ। यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। ठीक है, आप समझते हैं इसको। इसमें क्या कहा गया है कि हीरा और मोती बहुत बड़ी मुसीबत में थे, लेकिन आखिरी में उन्होंने अपने घर की पहचान मिल जाती है और उन्हें फिर से उम्मीद जाग जाती है। क्या हो रहा था, हीरा और मोती इतने कमजोर हो गए थे कि लोग उन्हें देखकर कहते थे कि ये तो मरने वाले बैल लगते हैं, इन्हें कौन खरीदेगा। फिर कौन आया, तभी एक डरावना और कठोर आदमी आया। उसकी आंखें लाल थी, चेहरा डरावना था, और वह बैलों को ध्यान से देख रहा था। दोनों बैलों को लगा कि यह कसाई है, मतलब उन्हें डर हो गया कि अब उनकी जान नहीं बचेगी। हीरा ने क्या कहा, हीरा दुखी होकर बोला, गया के घर से भागे थे, अब शायद जान न बचेगी। मोती ने क्या कहा, मोती ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने कहा, भगवान सब पर दया करते हैं, शायद हम पर भी करेंगे। सीख क्या है कि मुश्किल समय में हमें उम्मीद रखनी चाहिए, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। दोनों बैलों को कहाँ ले जाया गया, नीलामी के बाद वह कठोर आदमी दोनों को अपने साथ ले गया। दोनों बहुत कमजोर थे, ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे, लेकिन डर के कारण चलते जा रहे थे। रास्ते में क्या दिखा, रास्ते में उन्होंने उन्हें हरे भरे खेत और जानवरों का झुंड दिखाई दिया। दूसरे जानवर खुशी से चर रहे थे, खेल रहे थे, लेकिन किसी को हीरा और मोती की हालत की चिंता नहीं थी। तो लेखक यहाँ बताना क्या चाहते हैं प्रेमचंद जी, कि दुनिया में कई लोग सिर्फ अपने सुख में रहते हैं, दूसरों के दुख पर ध्यान नहीं देते। फिर क्या हो गया, चलते चलते अचानक हीरा और मोती को रास्ता पहचान में आने लगा। उन्होंने देखा कि वही खेत, वही बाग, वही गांव। तब उन्हें समझ आया कि अरे, ये तो हमारा अपना गांव है। बैलों को कैसा लगा, यह पहचानते ही उनकी सारी थकान गायब हो गई, वे खुश हो गए। मोती बोला, हमारा घर आ गया है। हीरा बोला, यह भगवान की दया है। मोती क्या करना चाहता था, मोती बहुत उत्साहित हो गया। उसने कहा, अब मैं भाग कर जाता हूँ, और अगर वह आदमी रोकने की कोशिश करेगा, मैं उसे सिंग मार दूंगा। लेखक क्या समझाने की कोशिश कर रहा है कि प्रेमचंद यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहा है कि घर और अपनापन सबसे बड़ी चीज है। मुश्किल समय में उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, और अपने घर की पहचान इंसान और जानवर दोनों को खुशी देती है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कोई व्यक्ति बहुत समय बाद अपने गांव या घर लौटे और परिचित जगह देखकर खुश हो जाए, वैसे हीरा और मोती को हुआ। ठीक, तो एक लाइन में याद रखने वाली बात क्या है, हीरा और मोती को लगा कि वे मरने वाले हैं, लेकिन रास्ते में अपना गांव को पहचान कर उनमें फिर से खुशी और उम्मीद जाग गई। ठीक है, अब अगला देखिए। नहीं नहीं, दौड़कर थान थान पर चलो, वहां से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेल करते हुए घर की ओर दौड़े। वो हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा दौड़ा चला आता था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, ये मेरे बैल हैं। तुम्हारे बैल कैसे, मैं मवेशी खाने से नीलाम नीलाम लिए आता हूँ। मैं तो समझता हूँ चुरा लिए आते हो। चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है। जाकर थाने में रपट कर दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया, दड़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया, दड़ियल भागा, मोती पीछे दौड़ा।
गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका और खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। और खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजयी सूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठा। अगर वो मुझे पकड़ता तो मैं भी मारे न छोड़ता। अब ना आएगा। आएगा तो ही आएगा तो दूर ही से खबर लूंगा, देखो कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे, मर जाऊंगा पर उसके काम तो ना आऊंगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नादों में खली भूसा चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सलाता रहा और बीसों लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उछाह सा मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। अब इसको समझते हैं। इस लाइन में क्या कहा गया है कि कहानी का बहुत ही भावुक और खुशियों से भरा भाग है। ये दो बैलों की कथा की कहानी का सबसे बहुत ही इमोशनल और हैप्पीएस्ट पार्ट है। इसमें हीरा और मोती आखिरकार अपने असली मालिक झूरी के घर वापस पहुंच जाते हैं। ये है। बैल क्या करते हैं, हीरा और मोती अपने घर को पहचान लेते हैं। वे खुशी से उछलते कूदते हुए तेजी से अपने घर की तरफ भागते हैं और सीधे अपने पुराने स्थान थान जहाँ उन्हें थान का मतलब जहाँ उन्हें बांधा जाता था, जाकर खड़े हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कोई बच्चा लंबे समय बाद अपने घर पहुंचे सीधे अपने कमरे में चला जाए, वैसे ही झूरी ने क्या किया। झूरी ने घर के बाहर धूप झूरी जो है बाहर घर के बाहर धूप खा रहा था। जैसे ही उसने अपने बैलों को देखा, वहां दौड़ कर आया और दोनों को गले लगा लिया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और बैल भी प्यार से दिखाने लगे। बैल भी अपना प्यार दिखाने लगे। कोई उसका हाथ चाट रहा था, कोई सिर रगड़ रहा था। ठीक है, मतलब दोनों बहुत प्यार और अपनापन था दोनों में। कसाई यानी दड़ियल आदमी क्या चाहता था, वो कठोर आदमी बैलों को पकड़कर ले जाना चाहता था। उसने क्या कहा कि मैं इन्हें नीलामी से खरीद कर लाया हूं। लेकिन झूरी ने क्या कहा, ये मेरे बैल हैं। झूरी ने क्यों कहा कि बैल उसके हैं, क्योंकि बैल खुद अपने घर लौट आए थे। झूरी बोला, अगर ये तुम्हारे होते तो मेरे घर क्यों आते। ठीक है कि सच्चा लगाव किसी कागज से नहीं, दिल से होता है। फिर क्या हुआ, जब वो आदमी जबरदस्ती बैलों को ले जाने लगा तो मोदी गुस्से में आ गया। उसने सिंग मारकर उसे पीछे हटा दिया। वो आदमी डर कर भागने लगा और मोती ने उसके वो उसको दौड़ाया, पीछे पीछे दौड़ा उसको भगाने के लिए। एग्जाम्पल के लिए जैसे कोई वफादार कुत्ता अपने मालिक को बचाने के लिए चोर पर भौंकता है, हमला करता है, वैसा ही मोती ने किया। गांव वाले क्या कर रहे थे, गांव के लोग ये सब देख कर हंस रहे थे और मजा ले रहे थे। उन्हें खुशी थी कि बैल अपने असली मालिक के पास वापस आ गए। हीरा ने क्या कहा, हीरा ने मोती से कहा, मुझे डर था कि तुम गुस्से में उसे मार डालोगे। लेकिन मोती बोला, अगर वो मुझे पकड़ता तो पक्का मार देता, तो मैं छोड़ता क्या उसको, मारता ही मारता, उसे छोड़ता नहीं। मतलब मोती अपने मालिक और घर की रक्षा कर रहा था। आखिर में क्या हुआ, झूरी ने दोनों बैलों को खली भूसा चोकर दाना सब भरपेट खिलाया। पूरा गांव खुश था। फिर झूरी की पत्नी भी आई और उसने प्यार से दोनों बैलों को माथे चूम लिए। कहानी का सबसे बड़ा संदेश ये है कि प्रेमचंद ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जानवरों में प्यार और वफादारी होती है। सच्चा अपनापन कभी खत्म नहीं होता। घर और प्रेम सबसे बड़ी चीज है। सच्चे साथी मुसीबत में भी साथ नहीं छोड़ते। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका पालतू जानवर कहीं खो जाए और बहुत दिनों बाद खुद वापस घर आ जाए तो पूरा परिवार खुश हो जाएगा। ठीक वैसी ही खुशी झूरी और उसके बैलों को हुई। एक लाइन में याद रखने वाली बात क्या है कि हीरा और मोती बहुत सारी मुश्किलों के बाद आखिरकार अपनी असली घर और प्यारे मालिक छुरी के पास वापस लौट आए थे। ठीक है, तो यहीं पे कहानी अब खत्म होती है। क्या होती है, कहानी खत्म हो गई। ये हमने पूरा दो बैलों की कहानी हमने पूरी देख ली। अब इसका बचता है प्रैक्टिस सेट। देखिए ये अभ्यास है, ये अभ्यास यही मेन चीज़ है। यहीं से आपको एग्जाम में लिखना उखना होगा। तो ये हम करेंगे कल अगली अगले क्लास में करेंगे। आज कहानी हो गई। आज के बाद हम अगली क्लास में प्रैक्टिस भी करेंगे। मैं करवाऊंगा, पीडीएफ भी दूंगा और आपको ज़्यादा दिक्कत होगी भी नहीं। ठीक है, सारी करवाऊंगा, अभ्यास प्रश्न सारा करवाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो 2027 के लिए कमर कस लीजिए और जबरदस्त तरीके से पढ़िए और फोड़ देना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।